गुड इवनिंग गाइज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित में आव्यूह पर डिस्कशन करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आव्यूह की खोज किसने की, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और इसका बेसिक क्या है। आज के वीडियो में हम आव्यूह के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आव्यूह की खोज सन 1850 में जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। यानी कि सन 1858 में आर्थर कैले ने आव्यूह के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। यानी कि आर्थर कैले ने आव्यूह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रयोग। वैसे तो आव्यूह का मतलब होता है कि कई वस्तुओं को या कई प्रकार के पार्टिकल्स को रो और कॉलम में व्यवस्थित कर लिया जाए। तो ये व्यवस्थित करने का जो आपको अरेंजमेंट दिखाई देता है, इसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें एक्स वाई जेड की कई इक्वेशन दी जाती हैं। तो इन समीकरणों के निकाय को हल करने में हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। हम आपको समझाते चलेंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसकी परिभाषा से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं। मैं आपको ये बता दूं कि आखिर आव्यूह होता क्या है। तो आपको पता है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, जैसे छात्रों को अगर कक्षा में बैठाना हो, पीटी करते समय अगर इनको लाइन में स्टैंड करना हो, दुकान में सामान के मूल्यों की सूची बनाना हो, तो हम इन सब को व्यवस्थित करने के लिए कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों की एक आयताकार या वर्गाकार सारणी तैयार कर लेते हैं। इसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दो व्यक्तियों द्वारा, यानी कि तीन व्यक्तियों द्वारा, यहाँ पर दो लिखा हुआ है, आप इसे तीन कर लीजिएगा। तीन व्यक्तियों द्वारा दुकान में वस्तुओं के दामों की सूची बनाई गई है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तीन हैं, जिनका नाम है राम, मोहन, सोहन। और जो वस्तु है वो क्रमशः चाय, कॉफ़ी, दूध। राम के पास जो चाय का स्टॉक है वो 35 पीस में है, जबकि मोहन के पास 40 और सोहन के पास 50। इसी प्रकार से कॉफ़ी का स्टॉक जो राम के पास है उसकी संख्या 75 है, राम के पास 70 है, मोहन के पास 75 और सोहन के पास 100 है। अगर हम बात करें दूध, तो दूध के जो पैकेट्स हैं राम के पास 75 है, मोहन के पास 80 हैं और सोहन के पास 90 हैं। आपने देखा कि राम, मोहन, सोहन ने चाय, कॉफ़ी, दूध के अपने अपने पैकेट्स बताए। आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक व्यवस्था बनाई है जिसके द्वारा चाय, कॉफ़ी, दूध के बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो अगर इन सबको उठाकर हम एक बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो स्क्रीन में जो आपको बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, इस व्यवस्था को हम मैट्रिक्स कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो आइए बात करते हैं अब आखिर इसका डिफिनेशन क्या है। यानी कि ये सब समझने के बाद हमें डिफिनेशन आसानी से समझ में आ जाती है कि आपको डिफिनेशन बता रहा है एम एम जो है वो आपकी पंक्तियों को दिखा रहा है, और जो एन है वो कॉलम को दिखा रहा है, यानी कि स्तंभ को दिखा रहा है। तो यानी कि कॉलम और पंक्तियों, यम और यन संख्या का एक निकाय, जिसमें एम को पंक्तियों से यानी रो तथा एन को स्तंभों यानी कॉलम में आयताकार या वर्गाकार सारणी के रूप में अरेंज करने को एम गुणे यन क्रम या कोटि का आव्यूह या एम गुणे यन आव्यूह कहते हैं। नीचे आपको बताया गया है कि जो एन है वो कॉलम यानी कि स्तंभ को दिखाता है, और जो एम है वो रो यानी कि पंक्तियों को दिखाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमें एम आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्तियाँ। तो याद रखिएगा, ये जो पंक्तियाँ होती हैं ये हमेशा किस रेखा में काम करती हैं, क्षैतिज रेखा में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं। और जो आपको यहाँ पर यन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। अगर मैं स्तंभ की बात करूँ तो याद रखिएगा, ये हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करते हैं।
और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं एम पंक्तियों की बात करूंगा तो उसे क्षैतिज रेखा यानी कि बाएं से दाएं दिखाएंगे, और एन स्तंभ की बात करूंगा तो वो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि ऊपर से नीचे दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है उदाहरण में A11, A12, A13 डॉट 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 A1 एन तक, A21, A22 डॉट 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 A2 एन तक, ऐसे AI1, I2 डॉट 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 AIN को दिखाया गया है। हम यहाँ बात करेंगे AM1, MN, M1, M2, ये M2 है, और डॉट डॉट MN को दिखाया गया। यानी कि यहाँ पर आपको एक M गुणे N क्रम का आव्यूह दिखाया गया है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं आगे चल के कि आखिर ये क्या है। आपने यहाँ पर देखा कि आपको यहाँ पर एक सामान्य सूत्र के बारे में बताया जा रहा है। सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फार्मूला AIJ और जिसका मैट्रिक्स M गुणे N का है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो AIJ जिसका मैट्रिक्स है वो M गुणे N का है। तो आपको ध्यान रखना है, जो I आपको दिया जा रहा है ये किसी पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, मतलब I बराबर 1 2 3 4 5 6। I जो है ये हमेशा पंक्ति को दिखाता है, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बताएं रो, इसको हम क्षैतिज में लिखते हैं। यानी कि ये किसका निर्माण करता है, पंक्ति का, जो बाएं से दाएं लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पर J की बात करें तो ये आपके स्तंभ को दिखाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम, COULMN। ये हमेशा ऊर्ध्वाधर लिखा जाता है, जिसको हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लिखते हैं। जैसे अगर I बराबर हम 1 रखते हैं, अब I बराबर 1 रखेंगे तो I बराबर 1 रखने से हमें एक पंक्ति पता चलेगी, एक रो का निर्माण होगा। जब I बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ से दूसरी रो का निर्माण हो जाएगा, यानी कि सेकेंड रो। और जब I बराबर हम 3 रखेंगे तो यहाँ से थर्ड रो का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान देते चलेंगे। तो अगर हम बताते हैं आपको कि I बराबर 1 और I बराबर 1 और J बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर I बराबर 1 रखें और J बराबर 1 रखें तो यह आपके सामने हो जाएगा A11। अब I बराबर 1 ही रखेंगे आपके पहले रो में, तो अगली बार हो जाएगा A12। फिर अगली बार बात करेंगे तो आप देखेंगे कि A13, और इस प्रकार अगली पंक्ति में जब I बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे I बराबर 2, तो अब J बराबर कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा A21, A22, फिर आपका A23। ऐसे अगली पंक्ति में I बराबर कितना रखेंगे 3, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा A31, A32 और A33। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो M बराबर कितना मिला आपको 3। जबकि स्तंभ की बात करें तो 1 2 और 3, तो N बराबर भी आपको कितना मिला 3। तो जो हम यहाँ पर M गुणे N लिखते हैं तो वहाँ पर हमको यहाँ पर जो आव्यूह दिखाई देगा वो 3 गुणे 3 का हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 3 का आव्यूह आपको दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से हम I बराबर मान रखने पर रो प्राप्त करते हैं जो क्षैतिज रेखा को दिखाता है, और J बराबर मान रखने से हमें वहाँ के सारे एलिमेंट पता चल जाते हैं कि J बराबर हम 1 2 3 4 बदलते रहते हैं और हमें हमारे नए तत्व मिलते रहते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि आव्यूह का क्रम और कोटि क्या होती है। अगर हम बात करें कि यदि आव्यूह में M पंक्तियाँ और N स्तंभ हैं तो उसे M गुणे N क्रम का आव्यूह कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी पंक्तियाँ और जितने रो होते हैं तो उनके क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ये इसका ऑर्डर होता है। जैसे अगर आपसे कह दे कि आप 2 गुणे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, तो आप क्या करेंगे, 2 आपके क्या हो जाएंगे, यह आपकी हो जाएंगी M बराबर 2, जिसको आप क्या कहेंगे, पंक्ति, और जो 3 आपको दिख रहा है ये चीज़, ये N, जिसको आप क्या कहेंगे, स्तंभ। तो जो आप यहाँ इसका वैल्यू बनाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा। 2
पंक्तियां हैं तो A11 और A12, और आपके स्तंभ कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 21, एक मिनट, A12 A13 और ये हो जाएगा A22 A23। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो m बराबर कितना हुआ 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो n बराबर कितना हुआ 3, तो यानी कि 2 गुणे 3। जो आपको 2 गुणे 3 ऑर्डर का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्रम या ऑर्डर कहते हैं। तो यानी कि 2 गुणे 3, तो आपको याद रखना है इसमें 2 पंक्तियां और 3 कॉलम होंगे। ओके, तो ये आप समझ चुके होंगे। हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैंने बता दिया था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उसे m गुणे n क्रम का आव्यूह कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्तंभों की संख्या पंक्ति के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो m बराबर 2, और 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो n बराबर 3, तो 2 गुणे 3 क्रम का, यानी कि 2 गुणे 3 ऑर्डर का यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिख रहा है। अगली बार बात करें तो 5 4 1, तो इसमें आप देखना पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, तो m बराबर 3, और यहाँ पर केवल 1 कॉलम की बात कर रहा है, तो n बराबर 1, तो 3 गुणे 1 क्रम का दिया हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं आव्यूह के तत्व, यानी कि फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, तो अरेंजमेंट के दौरान जो उसमें एलिमेंट रखते हैं उनको हम लोग फैक्टर कहते हैं। जो तत्व रखते हैं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A24 A25 कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि A11 A12 डॉट 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 जो भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं यम यन तक, यानी कि A11 A12 डॉट 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 कहाँ तक MN तक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह का तत्व कहते हैं। यानी कि व्यापक AIJ, जो आपके स्मॉल AIJ, इसी को व्यापक तत्व कहते हैं। MN का मतलब होता है ये रो और स्तंभ को निर्धारित करता है, और IJ का मतलब होता है ये एलिमेंट को निर्धारित करता है। मतलब I बराबर जो 1 है ये पहली पंक्ति में एलिमेंट को दिखाता है, और I बराबर जो 2 है ये दूसरी पंक्ति में एलिमेंट को दिखाता है। इसी प्रकार से बात करें, अगर J बराबर 1 है तो ये पहला स्तंभ प्रदर्शित करता है, और जो J बराबर 2 है ये दूसरा स्तंभ प्रदर्शित करता है। ओके, अब अगर हम बात यहाँ पर करें कि आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, यानी कि किससे लिखते हैं, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सूत्र हो जाता है A बराबर कैपिटल A बराबर AIJ, जो मैट्रिक्स बनती है यम गुणे n का। I बराबर 1 J बराबर 1 रखने से आपको एलिमेंट मिलते हैं, और जितने स्तंभ और जितने आपकी पंक्ति, यानी कि जितने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनके यहाँ पर ऑर्डर लिख देते हैं, और हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। तो याद रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। तो बिल्कुल सुनते चलिएगा ध्यान से। सर आव्यूह के प्रकार पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप पढ़ने वाले जिसका नाम क्षैतिज आव्यूह की बात करेंगे। तो क्षैतिज आव्यूह की बात करेंगे जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज मैट्रिक्स। यानी कि अगर एग्जाम्पल की हम यहाँ पर बात करें तो आपने देखा कि 1 पंक्ति है 2 पंक्ति है, तो अगर यहाँ पर देखें तो m बराबर कितना है 2, और जबकि कॉलम 1 2 3, तो n बराबर कितना है 3। यानी कि अगर देखें तो m लेस देन n, यानी कि जो पंक्ति हैं वो कॉलम से छोटी हैं। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज आव्यूह, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इस स्थिति में आपने देखा कि यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम हैं, तो आप देख रहे हैं विस्तार किसका हो रहा है, किसका विस्तार हो रहा है, क्षैतिज का। तो क्षैतिज का विस्तार हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स होगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर दूसरे टाइप की बात करते हैं, तो इसका नाम है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इस प्रकार के आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है, यानी कि m ग्रेटर देन n। तो आपने उदाहरण में देखा कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति चौथी पंक्ति, तो m बराबर 4 है, और पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो n बराबर 3 है। यानी कि m बराबर कितना है 4 और n बराबर कितना है 3। तो यहाँ से पता चला m ग्रेटर देन n।
यानी कि आपने यहाँ पर देखा कि जिस प्रकार पहली बार में m लेस देन n था तो वो क्षैतिज आव्यूह था, जब m का मान n से बड़ा हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप का, वर्ग आव्यूह क्या होता है। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, m बराबर n, उनके ऑर्डर बराबर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उदाहरण में आपने देखा, पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, m बराबर कितना है 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम n बराबर 2, दोनों बराबर हैं इसलिए 2 गुणे 2 ऑर्डर का होगा, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरे वाले उदाहरण में आपको दिख रहा है कि 3 पंक्तियां और 3 कॉलम हैं तो 3 गुणे 3 बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए बात करते हैं टाइप नंबर 4 का, यानी कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। जिन आव्यूह में केवल एक पंक्ति आव्यूह होता है, मतलब जिसमें केवल एक रो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। तो आपने एग्जाम्पल नंबर देखा 3, 5, ये केवल यहाँ पर आपको एक पंक्ति दिख रही है और यहाँ पर 2 कॉलम दिख रहे हैं, मतलब केवल एक ही पंक्ति को दिखा रहा है, तो इसको हम लोग बताएंगे 1 into 2 ऑर्डर का। और अगर नीचे देखें तो 1, 2, 3, यहाँ पर भी आपको एक ही पंक्ति दिख रही है तो 1 into 3 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि एक ही पंक्ति दिखा रहा है और 2 कॉलम को दिखा रहा है। इसमें आपकी एक पंक्ति को दिखा रहा है तो 3 कॉलम के निर्माण को दिखा रहा है। कॉलम यहाँ पर है नहीं, कॉलम तब होते हैं जब एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति लगती है। तो यहाँ पर m बराबर कितना है 1, यहाँ भी m बराबर कितना था 1, लेकिन यहाँ n का मान था 2 और यहाँ पर n का मान था 3, तो 1 गुणे 3 ऑर्डर और ये 1 गुणे 2 का ऑर्डर है और ये 1 गुणे 3 का ऑर्डर है। बारे में बात करेंगे तो जिसका नाम है स्तंभ आव्यूह, यानी कि जिस आव्यूह में केवल स्तंभ होता है। यानी कि मैंने बताया था कि अगर पंक्ति है तो जिसमें केवल पंक्ति हो, स्तंभ है तो उसमें केवल स्तंभ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल आपको एक स्तंभ दिख रहा है, तो जब केवल एक स्तंभ दिख रहा है तो इसमें 1, 2, 3 और गुणे 1 स्तंभ। और यहाँ पर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, m बराबर कितने माने 1, 2, 3, 4 और n बराबर कितना है 1, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा। टाइप नंबर 6, जिसका नाम है शून्य या रिक्त आव्यूह, यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य हो, समझ रहे हो, ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य हो उसको शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, चाहे आप कोई भी मैट्रिक्स बना लें, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लें, अगर उसमें प्रत्येक एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो, शून्य या रिक्त आव्यूह। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 की बात करेंगे तो आपने देखा इकाई या तत्सम आव्यूह, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसी का सब जगह यूज है। चाहे मैं मैट्रिक्स की बात करूं, चाहे डिटरमिनेंट की बात करूं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आप देख रहे हैं ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों, इकाई मतलब एक हों, या तो 1, 1, 1, या तो 2, 2, 2, या तो 3, 3, 3, तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, तो इसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर इकाई का मतलब केवल एक से है, यानी कि विकर्ण में केवल कैसे तत्व हो, केवल एक हो, बाकी सब शून्य हो, तो इसे इकाई या तत्सम आव्यूह कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। तो I बराबर, अगर 3 क्रॉस 3, 3 गुणे 3 की बात करेंगे तो अपन 3 रो और 3 कॉलम की बात करेंगे, तो केवल जो हम डायगोनल देख रहे हैं यहाँ पर, ये डायगोनल, इसमें क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। अगर 2 गुणे 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, केवल क्या होना चाहिए, इसका जो डायगोनल इसमें 1 होना चाहिए। है मुख्य विकर्ण क्या होता है, मुख्य विकर्ण का मतलब होता है कि इस प्रकार के विकर्ण केवल वर्ग आव्यूह में होते हैं। यानी कि जब हम वर्ग करते हैं तब एक वन साइड से चलते हैं, यानी कि पहली साइड से आपको एक विकर्ण दिखाई देता है, इसी प्रकार से हम पहला दूसरा सी की तरफ चलते हैं तो सी से एक विकर्ण दिखाई देता है। जहां 2 विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। और ये केवल किस में होता है, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, या तो वो 2 गुणे 2 ऑर्डर का होना चाहिए या तो वो 3 गुणे 3 ऑर्डर का होना चाहिए। आपको बता दूं, मुख्य विकर्ण के तत्वों को विकर्ण तत्व भी कहते हैं, यानी कि जो मुख्य विकर्ण मेन विकर्ण होते हैं, मेन डायगोनल्स, उनके एलिमेंट को विकर्ण तत्व भी कहते हैं। अगला हमारा है कि आखिर ये विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार
में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। यानी कि मुख्य विकर्ण का मतलब जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है उनके तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, सभी विकर्ण आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह हो सकते हैं, लेकिन सभी इकाई या तत्समक आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकते हैं। रीजन ये है कि इकाई या तत्समक के विकर्ण में केवल एक होता है, जबकि इस प्रकार के विकर्ण आव्यूह में एक के स्थान पर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यानी कि बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 4, 2, 4, 2 आपको डायगोनल को दिखा रहा है, लेकिन इकाई में यहाँ क्या होना चाहिए था, 1 और 1, तो आपने देखा यहाँ पर 1 और 1 नहीं है। तो इसका मतलब जो विकर्ण आव्यूह है वहाँ पर 1, 1 तो हो सकता है, लेकिन 1, 1 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकते हैं। यानी कि विकर्ण को छोड़कर सभी जीरो होने चाहिए, लेकिन विकर्ण में ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर एक डिजिट हो। एक के अलावा यानी कि इकाई के अलावा अन्य डिजिट भी रखे जा सकते हैं। जैसा आपको दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है, तो इसका डायगोनल में 1, 1 है, तो 3 × 3 का मैट्रिक्स दिख रहा है। और अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इसके डायगोनल में 3, 2, 1 दिख रहा है, जो यूनिट नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये विकर्ण आव्यूह इकाई या तत्समक आव्यूह का पालन करते हैं, लेकिन कोई भी इकाई या तत्सम आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 3, 2, 1 जिनके डायगोनल में ये डिजिट दिए हुए हैं, क्या इसको आप इकाई आव्यूह कह सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई आव्यूह के लिए यहाँ पर कौन से अंक होने चाहिए थे? 1 होना चाहिए था। आइए देखते हैं आगे। अब हमारा जो अगला टाइप है उसका नाम है अदिश आव्यूह। अगर हम अदिश आव्यूह की बात करेंगे तो सबसे पहले बता दें कि जिस वर्ग के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर शेष शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली बार मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाया दे रहा हूँ एक पन्ने पर, यह चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। देखिए सर, अगर तत्समक आव्यूह या मुख्य विकर्ण आव्यूह, और तीसरा जो आपका टाइप है अदिश आव्यूह, अदिश विकर्ण आव्यूह, तो इन तीनों में आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें जो डायगोनल है इसमें विकर्ण में क्या होना चाहिए? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। आपको ध्यान देना है कि इसका जो आपको डायगोनल दिख रहा है इसमें केवल यूनिक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर डायगोनल में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जबकि मुख्य विकर्ण आव्यूह में मैंने बताया था कि 0, 0, 0, 0 और 0, 0, इसके विकर्ण में आप 3, 4, 2 कुछ भी रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसके विकर्ण में 1 हो। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3, 4, 5 भी हो सकता है, मतलब किसी प्रकार के डिजिट को डायगोनल में शो किया जा सकता है। लेकिन जो आपको तीसरा टाइप आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरे टाइप में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, इसके डायगोनल में 1 हो सकता है। यानी कि इसके डायगोनल में जो भी डिजिट रखे जाएंगे तो वो डिजिट सिंगल होने चाहिए। जैसे अगर 1 रखा है के बराबर, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। के बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 होना चाहिए। यानी कि जो अदिश है ये डिपेंड करेगा एक क्वांटिटी के पर, जो के बराबर रखेंगे वही विकर्ण को प्रदर्शित करेगा। अगर के बराबर 2 रखेंगे तो ये 2 विकर्ण को दिखाएगा, 3 रखेंगे तो विकर्ण में ये 3 को दिखाएगा। तो तीनों में अंतर समझ गए। तत्समक में क्या होगा? केवल 1 होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। विकर्ण में केवल 1। मुख्य में क्या होता था? कोई भी डिजिट हो सकता है। और अदिश में क्या होता था? अदिश डिपेंड करता था के पर। के बराबर जो रखोगे वो डायगोनल को प्रदर्शित करेगा। 1 रखोगे तो 1 होना चाहिए, 2 रखोगे तो 2 होना चाहिए, अगर 3 रखोगे तो 3 होना चाहिए। याद रखेंगे? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर उप आव्यूह क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
उप आव्यूह का मतलब होता है किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह को उप आव्यूह कहते हैं। उप आव्यूह का मतलब होता है आव्यूह के अंदर का भाग। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर दिखाया गया कि एक आव्यूह ए दिया गया है जिसमें 3 पंक्तियां और 3 कॉलम हैं। अगर इसका पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दिया जाए तो जो आपको पार्ट दिखाई देता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उप आव्यूह। ये कितने का है ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का है। अगर पहली पंक्ति और पहले कॉलम को छोड़ दिया जाए तो जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ये भी एक मैट्रिक्स बताएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होती है इसको सब मैट्रिक्स कहते हैं, उप आव्यूह। याद रखेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे कि दो आव्यूह की समानता क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूह तभी समान होंगे जब दोनों आव्यूह में पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको मैट्रिक्स यहाँ पर दे दी जाए ए बराबर जैसे 0 1 2 3 और बी बराबर 0 1 2 3 और इनको क्या किया जाए, ए बराबर बी किया जाए। तो यानी कि 0 1 2 3 बराबर इनके मान लिख दिए 0 1 2 3। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए बराबर बी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे ये आव्यूह में समानता को प्रदर्शित करता है, इक्वलिटी को, समानता को प्रदर्शित करेगा। तो आप याद रखिएगा कि समानता में जो दो आपके आव्यूह दिए जाएंगे उसके प्रत्येक एलिमेंट का मान आपस में बराबर होना चाहिए। अगर वो आपस में बराबर हैं तो वो किसको दिखाएंगे, समानता को। और दूसरा पॉइंट बताता है कि दोनों आव्यूह में आई तथा जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे होने चाहिए। यह आपको बताना चाहता है कि जैसे ए 11 बराबर 2 है तो बी 11 बराबर भी 2 होना चाहिए। अगर ए 12 बराबर 3 है तो बी 12 बराबर भी 3 होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पर ए 11 और ए 12 का मैट्रिसेस बनाएंगे और इधर हम बनाएंगे बी 11 और बी 12 का मैट्रिसेस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2 3। बस ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए। पहला पॉइंट, दोनों आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या अलग अलग बराबर हो, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप समझ गए कि दोनों आव्यूह में आई तथा जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे और बी आई जे के मान बराबर होने चाहिए। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, यहाँ पर आपने देखा कि एग्जाम्पल में 2 4 6 8, यहाँ पर 8 को भाग कर रहे हैं 4 से तो वैल्यू कितना आएगा, 2। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो आपने देखा कि एलएचएस में जो मैट्रिसेस दी हुई है और आरएचएस में जो मैट्रिक्स है वो दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये किसको दिखाएंगे, ये दिखाएंगे इक्वलिटी को, यानी कि समानता को। दोनों के एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं तो ये प्रदर्शित करेंगे इक्वलिटी को, यानी समानता को। और इसके नीचे दूसरा उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है कि 2 1 3 0 और दूसरे आरएचएस में दिया हुआ 2 3 1 0। क्या दोनों के एलिमेंट बराबर हैं? दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं हैं, इसलिए ये समानता नहीं प्रदर्शित करेंगे, ये समानता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए हम बात करते हैं आव्यूह के योग पर। यदि दो आव्यूह ए, एक आपको ए आई जे का क्रम दिया हुआ है और दूसरा आव्यूह बी, बी आई जे का क्रम दिया हुआ है और जिसको हम मैट्रिसेस में लिखेंगे m गुणे n ऑर्डर के दिए हों, तो उनके योग का आव्यूह उनके संगत तत्वों के योग करने पर प्राप्त होता है, जिसको हम a प्लस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्रम भी m गुणे n होगा यदि a में मैट्रिसेस इस प्रकार दी हो और b में मैट्रिसेस इस प्रकार दी हो। तो अगर a प्लस बी दोनों को जोड़ दिया जाए यानी कि ए आई जे एम गुणे n, बी आई जे एम गुणे n, तो m गुणे n कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो ए आई जे और बी आई जे का मैट्रिसेस बराबर होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स ए बराबर दी है 3 2 4 5 6 3 0 0 2।
ये हमें ए पता है, और एक मैट्रिक्स दी है बी बराबर 1 1 2 2 3 0 0 0 5। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो a प्लस बी करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा रूल क्या होता है, यह आप देख रहे हैं, पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ ऐड करेंगे, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, और तीसरे कॉलम को तीसरे के साथ। 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, और 4 प्लस 0। इसी प्रकार से 5 प्लस 1, और 6 प्लस 3, और 3 प्लस 0। इसी प्रकार से 0 प्लस 2, 0 प्लस 0, और 2 प्लस 5। इनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 2 4 4, तो ये 5 1 6 9 3 2 0 7। तो आप याद रखेंगे, इस प्रकार से हम एडिंग करेंगे, यानी कि दो मैट्रिसेस दी जाएंगे तो उनके कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को ऐड कर देंगे। जैसे पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, और तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम के साथ। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर जोड़ेंगे तो प्लस लगाएंगे, और अगर घटाना है तो माइनस लगाएंगे। जोड़ने के लिए प्लस और घटाने के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो आव्यूह के योग में हम रूल फॉलो करेंगे वही आव्यूह के घटाने में फॉलो करेंगे। बस अंतर इतना होगा कि जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे और घटाने के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपको दिखा रहा है आव्यूह का अंतर। तो आप परिभाषा पढ़ लीजिए। यदि दो आव्यूह ए और बी एक ही क्रम m गुणे n के हों तो उनका अंतर संगत तत्वों के घटाने से प्राप्त होता है। यानी कि पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से, पहले कॉलम को पहले कॉलम से, और दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से, और तीसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से जब घटा दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह का अंतर। याद रखेंगे आप, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था। जब हम सवाल लगाएंगे तब और ज़्यादा अभ्यास होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि आव्यूह का गुणनफल क्या होता है। यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आव्यूह हों तो इनका जो गुणनफल होता है ए बी तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ये इसकी शर्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, आपको ध्यान रखना है कि गुणनफल तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ये होने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो होने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास एक कैपिटल ए बराबर दिया हुआ है 2 3 3 4। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो ये होगा 1 2 3 4। तो आपने देखा कि ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हैं, यानी कि 2 गुणे 2, तो उतने ही बी में नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो हैं 2 गुणे 2। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ए इंटू बी, यानी कि 2 3 3 4, 1 2 3 4। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आप देख रहे हैं पहले कॉलम को पहली पंक्ति के साथ, पहले कॉलम को पहली पंक्ति के साथ, तो 1 दूना 2, और बीच यहाँ पर प्लस और प्लस का निशान है तो 3 तिहाई 9। अब पहले कॉलम को दूसरी पंक्ति के साथ, तो 1 तिहाई 3, और यहाँ पर प्लस का निशान है तो 3 चक्कू 12। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम को पहली पंक्ति के साथ, तो 2 दूना 4, और यहाँ प्लस 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 रहेगा और 4 तिहाई 12। अब दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति के साथ, तो 2 तिहाई 6 और 4 चक्कू 16। तो हम इनको ऐड कर लेंगे तो 9 2 11, और 12 और 3 15, 12 और 4 16, 16 और 6 22। ये हमें आंसर मिल जाएगा ए इंटू बी का। तो आप याद रखेंगे कि पहले कॉलम को दोनों पंक्तियों के साथ और दूसरे कॉलम को दोनों पंक्तियों के साथ। हमेशा याद रखना कि कॉलम को पंक्ति के साथ गुणा किया जाएगा। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होने चाहिए।
अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई संभव है, और अगर ये बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बाकी क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। तो जान लीजिए, किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो प्राप्त आव्यूह होता है उसे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डेज से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपने देखा कि कैपिटल ए का मान 1 4 3 4 5 -1 है। इसमें दो पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। तो अगर आपको क्या करना है कि इसमें स्तंभ को पंक्ति में बदल देना। जो 1 4 3 आपको पंक्ति दिख रहा था इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, और 4 5 -1 जो आपको पंक्ति दिख रहा था इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो जो आपकी पंक्तियाँ स्तंभ में बदल जाती हैं इसी को हम परिवर्त कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं, यानी कि परिवर्त कर देना। तो जब पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं तो इस प्रकार कैपिटल ए का ये ट्रांसपोज कहलाता है, जिसको हम ए डेज से लिखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि वर्ग आव्यूह जो आपको एक कैपिटल ए दिया हुआ है में ए डेज बराबर है, यानी कि याद रखिए यदि परिवर्त आव्यूह का मान दिए हुए आव्यूह के बराबर है, ए बराबर ए डेज है, तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं। आपने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल पर ए बराबर 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर इन पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया जाए तो पहली पंक्ति 1 2 3 तो पहला स्तंभ बना लेंगे, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेंगे, तीसरी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे। तो हमने देखा ए और ए डेज का मान आपस में बराबर है, तो ये किसका पालन करेगा? ये सममित आव्यूह का पालन करेगा। तो यानी कि दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब अगर हम बात करें कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि इसी प्रकार से यदि किसी भी दी गई आव्यूह कैपिटल ए का परिवर्त अगर उसके माइनस के बराबर है, यानी कि ए और ए डेज के बीच में माइनस आ जाता है, तो उसको हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। आपने यहाँ पर देखा था कि एग्जाम्पल में ए दिया हुआ था 0 2 -2 0 फर्स्ट इक्वेशन। इसका जब हम परिवर्त करेंगे तो जो आपको 0 2 दिख रहा है उसे हम स्तंभ में बदल लेंगे तो 0 2 हो जाएगा। जो -2 0 है उसको हम स्तंभ बदलेंगे तो -2 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का दिख रहा है वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 0 प्लस का 0, जो माइनस का 2 है वो प्लस का 2, और जो प्लस का 2 है वो माइनस का 2, और माइनस का 0 तो प्लस का 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो ए डेज का मान है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है, लेकिन उसके बीच में क्या है? माइनस। तो ए इक्वेशन फर्स्ट से ए डेज बराबर माइनस से, इसको हम लोग बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। यानी कि जहाँ पर ट्रांसपोज दी हुई मैट्रिक्स के बराबर है लेकिन वहाँ पर साइन निगेटिव आता है तो उसको हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसको हल करने के बहुत अच्छे मेथड होंगे। मान लिया कोई एक आपको आव्यूह दे दिया जाएगा कैपिटल ए, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर एक आव्यूह आपको ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सम है या विषम है, तो एक सूत्र आप याद रखिएगा, P बराबर 1/2 A प्लस ए डेज। इस सूत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बार P निकालेंगे और एक बार PDS निकालेंगे, अगर P और PDS बराबर है तो ये सममित होगा। याद रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखना। कोई भी अगर आपको यहाँ पर एक आव्यूह दे दिया जाता है और आपसे पूछता है ये सम है या विषम है, तो सम सममित के लिए जो आप फार्मूला लगाएंगे P बराबर 1/2 A प्लस ए डेज, आप P का मान निकाल लेंगे, फिर PDS का मान निकालेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो ये सम सममित होगा। और विषम सममित के लिए जो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, विषम सममित, तो वो P यानी कि इसको Q से लिख देते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा 1/2 A माइनस ए डेज। इस कंडीशन में अगर Q बराबर -Q डेज के बराबर आता है तो ये जो आपको दिख रहा है ये विषम सममित होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं फिर आपको फार्मूला याद दिला देता हूँ। अगर कोई भी आपको मैट्रिसेस दी जाती है तो आपसे पूछा जाता है सम या विषम, तो सम की जांच करने के लिए फार्मूला लगाएंगे P बराबर 1/2 A प्लस ए डेज,
और इस कंडीशन में पी का पी डेस निकालने पर दोनों बराबर आते हैं तो सममित है। और विषम सममित के लिए जो फार्मूला है क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डेस। अगर इस कंडीशन में क्यू का मान क्यू डेस के बराबर है लेकिन साइन नेगेटिव है तो ये क्या कहलाएगा, विषम सममित। ये दोनों बातें कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब जो हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ये क्या होता है, यानी कि वह आव्यूह जिसमें मूल आव्यूह को गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह। यानी कि इसको a की पावर -1 इनवर्स से लिखते हैं। आप ध्यान से सुनना क्या बताना चाहता है। कोई अगर आपको एक आव्यूह दिया जाता है और अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो और क्या प्राप्त होता है, कोई आइडेंटिटी प्राप्त होती है आई। तो ये जो आपको फार्मूला दिया हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह। इसका फार्मूला बता दें। अब मैं आपको एक सूत्र बहुत अच्छा बता रहा हूँ, आपको एक सूत्र याद रखना है, ट्रिक। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक में एक कोई मैट्रिक्स दी जाएगी कैपिटल ए बराबर, जैसे मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई आपको मैट्रिसेस दी जाएगी, यानी कि इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फार्मूला ए बराबर हो जाएगा आई ए। तो हमें ए को चेंज करना है आई में, और आई को हम जिसमें चेंज करेंगे वो इसका ए इनवर्स कहलाएगा, जिसका हमें मान निकालना है। और जो ए है इसको नॉट चेंज, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। फिर सुन लीजिए, इनवर्स निकालने का सूत्र। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम जब भी हमको कोई मैट्रिक्स गिवन की जाएगी तो हम सूत्र लिखेंगे ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए। तो ए को हम किस में चेंज करेंगे, आइडेंटिटी में। आई बराबर आइडेंटिटी का मतलब या तो 1 0 0 1 हो सकता है, 2 गुणे 2 क्रॉस की, और या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 क्रॉस की। तो आपको ध्यान रखना है कि ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आई में, और आई जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई को चेंज करने से जो मान प्राप्त होगा उसको हम ए इनवर्स कहेंगे, और ए को नॉट चेंज करना है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। और इसके जो बेसिक नोट्स हैं वो हम PDF में YouTube पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जितना भी आव्यूह के बारे में बताया है आप इसको कॉपी पर नोट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप आव्यूह के बारे में इतना अभ्यास कर लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज लगाने में बहुत मज़ा आएगा, यानी कि पूरा आव्यूह आपके लिए मिनटों का हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।